नमस्कार बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर बच्चों हमें प्रश्नावली 1.2 के पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें संख्याएं दी हुई है 5, 140, 156, 3825, 5005 और 7429। तो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न 1 के भाग 1 को हल करते हैं। हमें यहाँ पहली संख्या दी हुई है 140। हम सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो बच्चों 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें यहाँ 2 से भाग चले जाएगा 70 बार में, यहाँ भी 2 से भाग चले जाएगा 35 बार में। हम यहाँ देखते हैं 2 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग देते बार में चले जाएगा और 7 से 7 में भाग देने पर 1 बार में चले जाएगा। तो बच्चों हमें 140 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वह है 2, 5 और 7। इसे हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। यही बच्चों इसका आंसर हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, पहले क्वेश्चन के पार्ट 2 को। यहाँ पर हमें 156 दिया हुआ है। अब हम 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड में यदि हम यहाँ 2 से भाग देते हैं तो यह भाग 78 बार में चले जाएगा। यहाँ पर 2 से भाग देने पर यह भाग 39 बार में चले जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देते हैं, यह भाग 13 बार में चले जाएगा। और 13 यह एक अभाज्य संख्या है, इसे हम 13 से भाग देते हैं 1 बार में चले जाएगा। तो बच्चों 156 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2, 2, 3 और 13। इसे हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे हम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। इसी प्रकार से अब हम तीसरी संख्या 3825 को हल करते हैं। हम लिखेंगे 3825। 3825 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में हमें 3825, यहाँ पर हम 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देने पर हमें यहाँ पर 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 बचे, 3 7 21, 1, 3 बचे 15। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों 3 से भाग दे करके, तो 3 से भाग देने पर यह 4 बार में चले जाएगा, 2 और 5 बार में 425। अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 बार और 3 से भाग दे करके। तो बच्चों यहाँ पर 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या हम 5 से भाग देकर देखते हैं। 5 से भाग देने पर यह 85 बार में चले जाएगा। 85 में हम 5 से भाग देते हैं तो यह भाग 17 बार में चले जाएगा। और 17 में 17 से भाग देने पर 1 बार में चले जाएगा। तो बच्चों हमें जो 3825 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वे है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 17। इसी प्रकार से हम चौथे पार्ट को हल करेंगे। चौथे पार्ट में हमें संख्या दी हुई है 5005। अब पहले हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 3 से भाग देकर, 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, हम 5 से भाग देकर देखते हैं। यहाँ पर 5 से भाग देने पर यह 1001 बार में चले जाएगा। अब यहाँ पर 5 से भाग नहीं जाएगा, हम 7 से भाग देकर देखते हैं। 7 से भाग देने पर यह 143 बार में चले जाएगा। 143 में हम 7 से भाग देकर देखते हैं। 7 से भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या हम 11 से भाग देकर देखते हैं। 11 से भाग देने पर यह 13 बार में चले जाएगा। और 13 से 13 में भाग देने पर 1 बार में। तो जो बच्चों हमें 5005 के गुणनखंड प्राप्त हुए, यह अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना
13, यही इसका आंसर होगा। अगली संख्या हम 5वें भाग की 7429 लेते हैं। 7429 की हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 से भाग देकर देखते हैं। 3 से भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या 5 से भाग नहीं जाएगा। 7 से भाग देकर देखते हैं। 7 से भी भाग नहीं जाएगा। अगले अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों 11 से भी भाग नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या हम देखते हैं 13, यहाँ 13 से भी भाग नहीं जाएगा बच्चों। अगली अभाज्य संख्या हम देखते हैं 17, 17 से भाग देकर देखते हैं। यहाँ पर 17 से पूरी तरह से भाग चले जाएगा। तो 17 से भाग देने पर हमें यहाँ 4 बार में चले जाएगा। 437। यहाँ हम 17 से भाग दे करके देखते हैं 437 में। तो यहाँ 17 से भाग नहीं जाएगा। 19 से भाग देकर देखते हैं हम। 19 यहाँ पूरी तरह से भाग चले जाएगा। तो 19 से भाग देने पर हमें यहाँ प्राप्त होगा यह भाग 23 बार में चले जाएगा। और 23 में 23 से भाग देने पर यह भाग 1 बार में चले जाएगा। तो यहाँ हम 7 लिख सकते हैं। 17 गुना 19 गुना 23, यही बच्चों इसका आंसर होगा। यह प्रश्न नंबर 1 का हल हुआ। आगे हम प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो इसके लिए हम पहले युग्म को देखते हैं। पहले युग्म का हल देखने पर हमें यहाँ पर दो संख्या 26 और 91 दी हुई है। सबसे पहले बच्चों हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसके बाद हम HCF और LCM को ज्ञात करेंगे। LCM तथा HCF ज्ञात होने पर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। बच्चों 26 के हम गुणनखंड करते हैं तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड पर 2 और 13 मिलेंगे। इसी प्रकार से यदि हम 91 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर हमें 7 और 13 प्राप्त होंगे। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 बराबर 7 गुना 13। अब बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर 26 और 91 का HCF अब हम 26 और 91 का HCF देखते हैं। HCF 26 और 91 का तो यह होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें 26 और 91 के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 प्राप्त होता है और 13 की हम सबसे छोटी घात देखते हैं। तो यहाँ दोनों जगह 13 की घात 1 है, इसलिए हम 13 की घात 1 लेंगे। यही 26 और 91 का HCF होगा। इसी प्रकार से हम LCM देखते हैं। LCM 26 और 91 का तो यह होता है बच्चों संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। इसे हम लिखेंगे संख्याओं से
संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों 26 और 91 के, यहाँ पर हम 26 और 91 के गुणनखंडों में सभी गुणनखंड को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें 2, 7 और 13 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम सबसे बड़ी घात देखेंगे। सभी की सबसे बड़ी घात 1 1 है, इसलिए हम 2, 7 और 13 की सबसे बड़ी घात 1 1 1 लिखेंगे। अब हम गुना करते हैं। 13 में 7 से गुना करने पर हमें 91 प्राप्त होगा। 91 में 2 से गुना करते हैं तो हमें 182 प्राप्त होगा, अर्थात एलसीएम 26 और 91 का यह 182 होगा। अब हम इसकी जांच करते हैं, क्या यह सही है। इसके लिए पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एलसीएम तथा एचसीएफ की जांच कर देखते हैं कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल यह एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है। हम यहाँ पर जांच करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर हम दोनों संख्याओं का गुणनफल 91 गुना 26 करते हैं। तो यहाँ गुना करने पर हमें 6 134 234 और 2 236 2366 प्राप्त होगा। अब हम एलसीएम गुना एचसीएफ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो एचसीएफ हमें प्राप्त हुआ वह है 13 और एलसीएम 182। तो 182 गुना 13 करते हैं तो यहाँ पर हमें 13 दूना 26, 13 8 104, 104 और 2 106, 13 और 10 23। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुना एचसीएफ। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल यह बराबर है एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो बच्चों यह हुई पहले क्वेश्चन की जांच। अब हम प्रश्न 2 के पार्ट 2 को हल करते हैं। यहाँ पर हमें 510 और 92 दिया हुआ। आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हल 510 और 92, 510 और 92। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर हमें यहाँ पर 2 से भाग देने पर यह 225 बार में चले जाएगा। अगली संख्या 2 से भाग नहीं जाएगी, हम 3 से भाग देकर देखते हैं। तो 3 से भाग देने पर यह 85 बार में चले जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग देने पर यह 17 बार में चले जाएगा और 17 से भाग देने पर 1 बार में। इसी प्रकार से यदि हम 92 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो यहाँ हमें 2 से भाग देने पर 46 बार में चले जाएगा। यहाँ 2 से भाग देते हैं हम तो 23 बार में चले जाएगा और 23 से भाग देने पर 1 बार में चले जाएगा। इसीलिए हम 510 को लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 तथा 92 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 23। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 23। अब हम देखते हैं सबसे पहले एचसीएफ 510 और 92 का। एचसीएफ के लिए हम संख्याओं से संबद्ध उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों के गुणनखंडों में एकमात्र संख्या 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि उभयनिष्ठ है
और 2 की सबसे छोटी घात हम देखते हैं तो 2 की सबसे छोटी घात 1, अर्थात 510 और 92 का HCF 2 होगा। अब हम देखते हैं LCM। LCM के लिए 510 और 92 के हम यहाँ से प्रत्येक उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। गुना करने पर हम देखते हैं, हम पहले 17 गुना 23 करते हैं। 17 से 23 में गुना करने पर 17 दूना 34, 34 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 39। अब हम 5 से गुना करते हैं। 5 से गुना करने पर 5, 45 के 5 हासिल 4, 15 और 4 19, 1955। 1955 में हम यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए हम 2 की सबसे बड़ी घात 2 लेंगे। तो यह हो जाएगा 4 और 4 गुना 3 12। हम 12 से गुना करते हैं। 12 से गुना करने पर 12 गुना 5 60 के 0 हासिल 6, 60 और 6 66 के 6 हासिल के 6, 12 गुना 9 108, 108 और 6 114, 114 के 4 हासिल 11, 12 गुना 1 12, 12 और 11 23, 23,460। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें 510 और 92 का जो LCM प्राप्त होगा वह होगा 23,460। अब हम इसकी जांच करते हैं, क्या हमारा HCF गुना LCM यह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। हम जांच करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर हम दोनों संख्याएं 510 और 92 लेते हैं। गुना करने पर 92 गुना 51 यह हो जाएगा 102। 51 गुना 9, 51 गुना 9 करने पर 459 और 10 जोड़ेंगे 469, 4,692। अर्थात इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 46,920। अब हम LCM गुना HCF करते हैं। LCM गुना HCF, तो यहाँ LCM है 23,460 गुना HCF 2 से गुना करने पर 0, 6 गुना 2 12, 4 गुना 2 8 और 1 9, 3 गुना 2 6, 2 गुना 2 4, 46,920। और कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यह बराबर है LCM गुना HCF के। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल यह बराबर है LCM गुना HCF है। अब हम अगली संख्या देखते हैं 336 और 54। क्या इनके LCM और HCF प्राप्त करने पर यह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं, जांच करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले दोनों संख्याओं को लिखते हैं 336 और 54। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं 336 के अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ हम 2 से भाग देते हैं, तो यह भाग 168 बार में चले जाएगा। 168 में 2 से भाग देने पर यह 84 बार में चले जाएगा। यहाँ 2 से भाग देते हैं हम, 42 बार में चले जाएगा। 2 से भाग देने पर 21, यहाँ हम 7 बार में चले जाएगा। 7 से भाग देने पर 1 बार में। इसी प्रकार से हम 54 के गुणनखंड देखते हैं। 2 से भाग देंगे, यह भाग 27 बार में चले जाएगा। 3 से भाग देंगे 9 बार में। 3 से भाग देने पर 3 भाग में, और 3 से भाग देने पर 1 बार में चले जाएगा। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 336 बराबर है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात
4 गुना 3 गुना 7। इसी प्रकार से हम 54 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 की घात 3। अब हम एलसीएम यहाँ पर हम देखते हैं 336 और 54 के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो यहाँ पर हमें 2 और 3, यह दो अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ मिल रहे हैं। 2 गुना 3, 2 की सबसे छोटी घात दोनों में 1, और यहाँ पर भी 3 की सबसे छोटी घात 1 हमें प्राप्त होती है, अर्थात जो एचसीएफ होगा 2 गुना 3 यह 6 होगा। अब हम एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम 336 और 54 का, यहाँ पर हम सभी गुणनखंड अर्थात 2 गुना 3 गुना 7 और इनकी सबसे बड़ी घात देखते हैं। यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात 4, 3 की सबसे बड़ी घात 2, 3 की सबसे बड़ी घात 3 तथा 7 की सबसे बड़ी घात 1 है, अर्थात एलसीएम 2 की घात 4 अर्थात 16 गुना 3 की घात 3 अर्थात 27 गुना 7 करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 27 गुना 7 करते हैं। 27 गुना 7 करने पर हमें गुना 7 49, 4 7 दुना 14 और 4 18, 189 गुना हम 16 करते हैं। 16 से 9 में गुना करने पर इसके 4 हासिल 14, 16 गुना 8 128, 128 और 14 142 के 2 हासिल 14, 16 गुना 1 16, 16 और 14 यह हो जाएगा 30, 3024, अर्थात 336 और 54 का जो एलसीएम प्राप्त हुआ यह प्राप्त हुआ हमें 3024। अब हम जांच करते हैं कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल यह एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर है। सबसे पहले हम दोनों संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। दोनों, यहाँ पर हम लिख देते हैं जांच, इसे मिटा देते हैं। जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात 336 गुना 54। हम यहाँ 336 से यहाँ हम गुना करते हैं 336 गुना 54, 4 से गुना करने पर 6 चौक 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 1344 और 5 से गुना करने पर 30 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, जोड़ने पर हम देखते हैं 44 11 6 और 2 8, 18144, अर्थात दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 18144। अब हम देखते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ पर हम एलसीएम गुना एचसीएफ करते हैं, तो एलसीएम है 3024 गुना एचसीएफ है 6, 6 से 4 में यहाँ हम 6 से गुना करते हैं। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 600 और 18, 18144, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यह बराबर है एलसीएम गुना एचसीएफ। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल यह बराबर है एलसीएम गुना एचसीएफ के। यह रहा बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 के पार्ट 3 का हल। आगे हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। आगे हम प्रश्न क्रमांक 3 का हल देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्ण एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें संख्याएं दी हुई है 12 और 15 21, सेकेंड में हमें दी हुई है 17 23 और 25, और 8 9 और 25। सबसे पहले हम 12 15 और पहली संख्या हम देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 12 15 और 21, 12 15 और 21। हम इसका हल देखते हैं।
तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 6 बार में भाग चले जाएगा, 6 से 2 बार में भाग देने पर 3 बार में, और 3 से 3 में भाग देने पर 1 बार में चले जाएगा। अब हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 15 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 3 5 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से अगला हम 21 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 21 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 3 से भाग जाएगा 7 बार में, और 7 1 यह प्राप्त होगा। इसलिए हम 12 को लिख सकते हैं 12 बराबर है 2 गुना 2 अर्थात 2 की घात 2 गुना 3। हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, और हम 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7। अब हम HCF देखते हैं। सबसे पहले तीनों संख्याओं 12 15 और 21 का HCF के लिए हम संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात देखते हैं। यहाँ पर हमें तीनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड में केवल 3 प्राप्त होता है, और 3 की सबसे छोटी घात 1 है, इसलिए 12 15 और 21 का यह 3 होगा। अब हम LCM देखते हैं। तो LCM 12 15 और 21 का यह हमें प्राप्त होगा। हम सभी गुणनखंड को लिखते हैं और उनकी सबसे बड़ी घात देखते हैं। हमें यहाँ पर 2 की घात 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 प्राप्त होता है। हम गुना करते हैं। 7 गुना 5 करेंगे 35, 35 गुना 3 करते हैं 15, 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 100 पार करेंगे। 5 चौक 20 और 4 420 हमें प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं 12 15 और 21 का LCM बराबरी से 420 तथा HCF बराबर। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 के भाग 2 को देखते हैं। यहाँ पर हम भाग 2 को देखते हैं। हमें संख्याएं दी हुई है 17। हम प्रश्न 3 के भाग 2 को देखते हैं। यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी हुई है 17 23 और 29। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसके गुणनखंड में हमें 17 ही प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से 23 भी एक अभाज्य संख्या है तथा 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए हमें 17 को हम लिख सकते हैं 17, 23 को 23 और 29 को हम लिख सकते हैं 29। अब हम देखते हैं इन तीनों संख्याओं का HCF। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 17 23 और 29 का HCF यह होगा। हम इनके अभाज्य गुणनखंड में देखें तो हमें एक ही ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो प्राप्त होता है, और एक की सबसे बड़ी घात 1 अर्थात 1 इन तीनों संख्याओं का HCF होगा। इसी प्रकार से यदि हम LCM की बात करें तो 17 23 और 29 का हम LCM देखते हैं। तो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात देखते हैं। सभी गुणनखंड में हमें 17 23 और 29 प्राप्त होता है। इन तीनों संख्याओं के गुणनफल कर इनका LCM देखते हैं। सबसे पहले हम गुना करते हैं 17 गुना 23, 17 तेरे 51 1 हासिल 5, 17 दुना 34, 34 और 5 39। यहाँ पर अब हम गुना करते हैं 29 से। 29 से गुना करने पर हमें 9 9 गुना 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27 और 8 27 प्लस 8 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 35। अब हम 2 से गुना करते हैं। 2 गुना 1 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 3 दुना 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13 3 7 3 10 और 11 11,339। अगली संख्या हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 के भाग 3 में हमें दी हुई है 8 9 और 25। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 2 प्राप्त होगा। इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 2 की घात 3। इसी प्रकार से यदि हम 9 के अभाज्य गुणन तो हमें इसमें 3 गुना 3 प्राप्त होगा, इसलिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 अर्थात 3 की घात 2। इसी प्रकार से यदि हम 25 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5 गुना 5। इसे हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 अर्थात 25। अब हम इन संख्याओं का HCF देखते हैं।
5 की HCF के लिए हम देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। हमें यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड में केवल 1 प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे HCF 8, 9 और 25 का यह होगा 1। इसी प्रकार से यदि हम एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम के लिए हम देखेंगे सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। सभी गुणनखंड में हम लिखेंगे 2। अगला गुणनखंड 3 है, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, अर्थात हम लिख सकते हैं 8 गुना 9 गुना 25। हम 25 में 9 से गुना करते हैं तो 25 से 9 में गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 225। 225 गुना 8 करेंगे, 8 गुना 5 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 1800। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो HCF होगा 8, 9 और 25 का यह होगा 1 तथा LCM 8, 9 और 25 का यह होगा 1800। यह रहा बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 का हल। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हुआ है HCF ऑफ 306 और पर है 9 के, यह दिया है और 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। हमें HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। हम इसे लिख लेंगे हल। यहाँ दोनों संख्याएं हमें दी हुई है, दी गई संख्याएं जो हमें दोनों संख्याएं दी हुई है यह है 306 और 57। साथ ही हमें दिया हुआ है HCF ऑफ 306 एंड 657 और यह हमें दिया हुआ है 9। अब हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल यह बराबर होता है उनके HCF गुना। यदि हमें यहाँ से LCM ज्ञात करना है तो हम इसे लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन HCF। अब हमें दो संख्याएं 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है, इसलिए हम संख्याओं के गुणनफल अर्थात 306 गुना 657 का गुणनफल करेंगे और HCF अर्थात 9 से भाग देंगे। 9 से भाग देने पर यहाँ पर 9 बार में भाग चले जाएगा। 9 से भाग देने पर यहाँ पर 7 बार में चले जाएगा और 27, 73 से हम 300 करते हैं। 306 गुना 73 करते हैं तो यहाँ पर 3 गुना 6 18, 7 गुना 6 42, 7 गुना 3 21, प्लस करेंगे 8 3 13 3 कैरी 1 2 22,338। अर्थात हम कह सकते हैं अतः LCM 306 और 657 का यह 22,330 है। यह रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।